तो कैसा था 2024 का क्वेश्चन? यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अगले साल मैट्रिक लिखने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और आप इसके प्रीवियस वीडियो को जरूर जाकर के देखिए जिसमें मैं 2025 में आए क्वेश्चन को हल कराया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और यह रहा इसका पहला सवाल। 84 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 84 का अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग यहां पर गुणनखंड कराएंगे, तो यहां पर हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 21, 3 सते 21, तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1, ये हमारा सही उत्तर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक संख्या को जब 43 से भाग दिया जाता है, तो याद रखिएगा, जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो भाग करने वाला नंबर को हम लोग कहते हैं भाजक। ठीक है, तो एक संख्या को 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल और शेषफल 31 और 32 आता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या हमारा हो जाएगा भाज्य। मैं एक बार रिपीट करता हूं, जिससे भाग करते हैं उसको भाजक कहते हैं, जो भाग होता है उसको भाज्य कहते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक फॉर्मूला जिससे हम लोग भाज्य निकाल लेंगे, यानी कि वह संख्या निकाल लेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहां पर भाजक हमारा हो जाएगा 43, भागफल हमारा हो जाएगा 31 और शेषफल हमारा हो जाएगा 32। और जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1365, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके हर को लिख लेना है। तो हर तो हमारा 80 है और हर का करा देना है उसी के जैसा अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पर हम लोग देखते हैं 80 को तोड़ करके, तो यहां 40 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा और फिर यहां पर आ जाएगा 2 × 10। तो यहां पर आप देख रहे हैं 2 का पावर यहां पर 4 हो गया और यहां पर 5 का पावर 1 हो गया। अब एक बात अच्छे से सुनिए, यदि आप किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड कराते हैं और वो 2 के रूप में आए, 5 के रूप में आए या 2 और 5 के रूप में आए, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शांत, क्योंकि ये 2 और 5 के रूप में आ रहा है। सिर्फ 2 रहता शांत, सिर्फ 5 रहता शांत, 5 और 2 दोनों है तब भी वो शांत होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ग्राफ y बराबर px, तो px का मतलब है जो बहुपद है वो x के रूप में है, और इसके लिए आपको सिर्फ देखना कि x अक्ष को वो ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो ग्राफ y बराबर px के शून्यकों की संख्या है, तो जितना बार x अक्ष को कट करेगा उतना ही शून्यक होगा, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है द्विघात बहुपद t² - 15 के शून्यक हैं। तो अगर हमको इसका शून्यक निकालना होता ना, तो t² - 15 को 0 के बराबर कर देते, और t² बराबर हो जाएगा हमारा प्लस में 15। अब जब आप स्क्वायर को उधर भेजोगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा √15। तो यहां पर आप देख रहे हैं t का मान एक तो 15 रूट में आता है और एक माइनस में √15 आता है, यानी कि यहां पर जो हल आ रहा है एक धनात्मक आ रहा है और एक ऋणात्मक आ रहा है। तो पूछा गया है कि दोनों समान है, गलत, दोनों धनात्मक है, गलत, दोनों ऋणात्मक है, गलत। तो हमारा सही उत्तर होगा एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो इसके 6 नंबर में बोला गया है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + 3y = 5 और 2x + ky = 1 का कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको यह पता करना होगा कि कोई हल नहीं होगा कब होता है। तो जब a1/a2 ≠ b1/b2 होता है तो उसका एक हल होता है। जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो अनेक हल होता है। और जब a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 होता है तब उसका कोई हल नहीं होता है। तो देखिए अभी हम इसी अनुपात की तुलना से k का मान निकालते हैं। तो यहां पर a1/a2 हो जाएगा 4/2, b1/b2 हो जाएगा 3/k और c1/c2 हो जाएगा यहां पर बराबर के उधर है तो साइन चेंज करके लिख लेंगे -5/-1। तो ये वाला बराबर है और ये वाला बराबर नहीं है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तभी इसको हम हटा देते हैं, तो ये k यहां पर चला जाएगा और ये 2 यहां पर आ जाएगा, 3 दूना 2 हो जाएगा, और ये 2 यहां पर नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो k का मान आ जाता है 3/2, यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहां पर बोला गया कि कोई हल नहीं होगा, इसलिए a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 का यूज करके हम लोग k का मान निकाल लिए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। दिए गए आलेख के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर जो आलेख आपको ग्राफ दिया जा रहा है, जो ग्राफ दिया जा रहा है, ये जो दो रेखाएं हैं इसको हम लोग कहते हैं समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, जब एक रेखा के ऊपर में एक और रेखा होता है तो इसको कहते हैं समपाती रेखाएं। और समपाती रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा के केवल एक हल होते हैं और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता। अब हम लोग सीखेंगे उसी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 8, रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 है, संगत है, असंगत है, संपाती है, इनमें से कोई नहीं। तो फिर से a1/a2 निकालेंगे तो 2/4 यानी कि आ जाएगा 1/2। b1/b2 निकालेंगे तो यहां पर -3 और यहां पर है हमारा -6, फिर से आ गया 1/2, फिर से 1/2 आ गया। और फिर बराबर के उधर c1 है, बराबर के उधर c2 है, चलो साइन हमारा कट जाएगा, लिख देते हैं 8/9। तो आप देखेंगे a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2। ये यहां पर ये वाला अनुपात लेकर के आ रहा है। और जब a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2 होता है, तब इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है। और ऐसा जब आलेख बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं असंगत। जब ऐसा आलेख बनेगा तो उसे संपाती और संगत कहते हैं, और जब ऐसा आलेख बनता है तभी उसको संगत कहते हैं। तो समांतर रेखाओं को हम लोग कहते हैं असंगत। ठीक है, 9 नंबर देखते हम लोग क्या है। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? समीकरण द्विघात समीकरण नहीं बोला गया है। जैसे ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। और हमको बोलता है कि द्विघात समीकरण नहीं है वो निकालिए, तो हमको वैसा समीकरण देखना होगा जिसमें द्विघात समीकरण नहीं कब होगा? जब उसमें x² नहीं होगा। जैसे कि इसको देख लीजिए, इसको तोड़ेंगे तो x² मिलेगा, इसको तोड़ेंगे तो हमको 2x मिलेगा, तो यहां पर x² प्रेजेंट है। यहां पर आप देखेंगे इसको तोड़ेंगे तो x² मिलेगा, यहां पर 2x है यानी कि x² प्रेजेंट है। यहां पर x² तो डायरेक्ट दिख रहा है, और यहां पर आप सॉल्व करोगे तो यहां पर -2x मिलेगा, यहां पर भी x² प्रेजेंट है। यहां क्यों नहीं है? जब x और x को गुना करोगे तो यहां पर x² हो जाएगा, और बराबर के इधर वाला x² इसको कैंसिल कर देगा, यानी कि यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 2025 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था, तो आपको सिर्फ x² पर ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, और यहां पर बोला गया है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमको यह पता करना होगा कि d > 0 है, d = 0 है, या फिर d < 0 है। तो d कैसे निकलता है? तो d हम लोग निकालेंगे d = b² - 4ac। अब इसको और इसको कंपेयर कीजिए, b का मान है -1, यहां पर 1 छुपा हुआ है, तो -1 का स्क्वायर -4 गुना a का मान देखते हैं, a का मान x² के साथ √2 लगा दिए, और c का मान देखते हैं, c का मान है -2, यहां पर c रहता है, तो -2 है तो यहां पर √2 -√2 है तो √2 लिख दिया, और वो माइनस यहां पर प्लस कर देगा, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस √2 और √2 हो जाएगा 2, 2 चौके 8, तो यहां पर आ जाएगा आपका 9, और 9 तो बड़ा है 0 से, यानी कि d > 0 है। और जब d 0 से बड़ा होता है तो इसका होता है वास्तविक और असमान मूल। तो अब हम लोग देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। द्विघात समीकरण kx (x - 2 + 6 = 0 के मूल समान है। ठीक है, एक द्विघात समीकरण का मूल समान दिया हुआ है और बोलता है k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान अगर आपको निकालने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले आप देखिए कि मूल की प्रकृति क्या बोली जा रही है? मूल समान है। मूल समान है यानी कि d बराबर होगा 0, यानी कि b² - 4ac बराबर हो जाएगा 0। लेकिन आपको जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है वो वास्तविक रूप में नहीं है, वो हमारा अभी मानक रूप में करना होगा। तो kx को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा kx², और kx को -2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2kx, और +6 = 0। और यहां पर हम लोग लिख लेंगे ax² + bx + c = 0। तो ये हमारा c का मान है, ये हमारा b का मान है, और ये हमारा a का मान है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे b का मान -2k का होल स्क्वायर -4 गुना a का मान आपको दिख रहा है k, और c का मान आपको 6 दिख रहा होगा, बराबर 0 हो गया। चलिए इसको हम लोग यहां पर हल कर लेते हैं, ये क्वेश्चन मैं बता दूंगा। तो -2 का स्क्वायर 4k हो गया, और यहां पर माइनस आप देखिएगा तो 24k बराबर 0। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? 4k कॉमन निकालेंगे, तो यहां पर k² है, तो 4k कॉमन निकालिए, तो यहां पर k
6 आ जाएगा, 4 छक 24 बराबर 0, ये इधर चला गया तो k माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0, ये गुना वाला यहां पर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा और ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। इस तरीके से k का मान लिखेंगे हम लोग 6। तो यहां पर सही उत्तर जो आपका होना है वो हो जाएगा k का मान 6। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। और यहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारा जो चैप्टर है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पर एक एपी दिया हुआ है और इस एपी का बोला गया है कि सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर यानी कि हमको डी का मान निकालना है। तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, दूसरा वाला को पहला से घटा दो, तीसरा वाला को दूसरा से घटा दो, चौथा वाला को तीसरा से घटा दो, मतलब एक डिक्रीज कर देना है। तो दूसरा वाला जो पद है वह है 3 प्लस रूट 2, घटा देंगे किससे? 3 से, क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। घटा दिए, डी का मान आ जाएगा रूट 2। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 को। और यहां पर भी एपी दिया हुआ है। अगर कभी एपी दिया हुआ रहता है तो इसका मतलब है कि आप ए निकालो और डी निकालो। ए यानी कि प्रथम पद, डी यानी कि सार्वंतर। तो यहां पर हम लोग प्रथम पद ए लिख लिए -3। ठीक है, अभी क्वेश्चन को पूरा पढ़े भी नहीं है, लेकिन अगर एपी दिया हुआ तो हमको ए और डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे? तो दूसरा वाला पद को घटा देंगे किससे? पहला वाला पद से। अरे यहां तो -3 है तो माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस। अब 2 तिया 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 6 हो गया और यहां पर हमको डी का मान मिल गया 5/2। अब बोला जाता है 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद का मतलब क्या होता है? 10वां पद का मतलब होता है A10। अगर 20वां पद बोलता तो क्या लिखते? बिल्कुल 20वां पद लिखते A20, लेकिन यहां पर हमको बोला गया है 10वां पद निकालने के लिए, तो यहां पर हम लिखते हैं A10। अब अगर आपको क्या होता है कि 10वां पद को तोड़ना है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a + 9d। ठीक है, अगर A10 लिखा हुआ है तो उसको तोड़ेंगे तो a + 9d हो जाएगा। अच्छा, A15 रहता तो a + 14d हो जाता, A18 रहता तो a + 17d हो जाता, एक कम हो जाता। ठीक है, तो a का मान तो हम जानते हैं क्या है? -3 है, प्लस 9 गुना d का मान आप जानते हो 5/2 दिख रहा है, तो यहां हो जाएगा -3 प्लस 45/2 और फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 प्लस 45/2 और यहां पर सॉल्व करेंगे तो 45 में 6 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 39/2 और ये हमारा इस तरीके से टूट जाएगा। 19 दूना 38 और 39 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। बिंदु A 1,2 और बिंदु B 4,-6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर आपको दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है तो बिना फॉर्मूला यूज किए कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, ये दोनों के बीच में क्या निकालना है? दूरी। ये निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन पूछा गया है और इसके लिए आपको क्या करना है? तो देखो, A देख लो, B देख लो। आपको क्या करना है? सबसे पहले या तो आप इसको इससे घटाओ या फिर इसको इससे घटाओ। घटाना कैसे है? तो आपको यहां पर पहले लगाना है वर्गमूल। क्या लगाना है? वर्गमूल लगाना है। इसके बाद पहला इसको इससे भी घटा सकते हैं, इसको इससे भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला वाला को पहला वाला से घटाएंगे तो 4 - 1 कितना हो गया? 3। 3 का स्क्वायर लिख लो 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर लिख लिया 9। फिर से दूसरा वाला को दूसरा वाला से घटाओ तो 6 - 2 कितना हो गया? 4। तो 4 का स्क्वायर 16 और यहां पर सॉल्व करिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि आंसर हो गया आपका 5। फिर से मान लो एक बिंदु ऐसे दे देते हैं, एक बिंदु हमारा है 2,3 और दूसरा हमारा है 4,1। और अगर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, पहले वर्गमूल लगाएंगे, इसको इससे घटाइए या इसको इससे घटाइए, बात वही है। तो इस पहला वाला को पहला वाला से घटा दिए तो 4 में 2 घटा दिए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस दूसरा वाला को दूसरा वाला से घटाएंगे तो 1 में 3 घटाएंगे तो -2 होगा, लेकिन -2 का भी स्क्वायर क्या होगा? 4 और आंसर हो जाएगा इसका √8। तो इस तरीके से इसे मैंने बनाया और इसका आंसर हो गया 5 इकाई और यही दूरी सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 नंबर। बिंदुओं 7,-1 और 3,5। ठीक है, बिंदु 1 दिया हुआ है 7, ऐसे लिख देते हैं, बिंदु A मान लेते हैं, ये 7,1 हो गया और एक यहां पर हम बिंदु ले रहे हैं और वो बिंदु हमारा B है 3,-5। अब सुनिएगा, को मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है, ये दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु x, y के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? कौन सत्य होगा? ठीक है, तो अगर इसका बीच वाला बिंदु हमारा x, y के रूप में है तो हम लोग जानते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा? तो पहला वाला को पहला वाला से जोड़ दो
और 2 से भाग कर दो। और y कैसे निकालेंगे, दूसरा वाला को दूसरा वाला से जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। तो 7 3 10 को 2 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, 1 5 6 और 6 को 2 से भाग कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो x का मान है 5 और y का मान है 3। दोनों को जोड़ते हैं तो 8 आता है, दोनों को घटाते हैं तो 2 आता है, y में x घटाते हैं तो -2 भी आता है, और ये हो जाएगा इनमें से सभी। तो अगर इनमें से सभी क्वेश्चन आयर बनाया गया है तो इसका मतलब है कि हो सकता है वही आंसर हमारा सही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि सभी वृत्त होते हैं समरूप, सर्वांगसम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है कि दो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है और इसके संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:5। तो इन त्रिभुजों के, यानी कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो याद रखिएगा एक छोटा सा ट्रिक है कि अगर आपको समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात दिया रखा है और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाता है तो आपको उन अनुपातों का वर्ग कर देना है। यानी कि भुजाओं से क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना हो तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। और अगर कभी क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ हो और भुजाओं का अनुपात निकालना हो तो आपको उसका वर्गमूल कर देना है। तो याद रखिएगा भुजा का अनुपात से क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है जब मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया था तो इस क्वेश्चन को टीचर को भी बनाने में समस्या हो रही थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 2024 में क्या पूछा गया था। दिए गए चित्र में ए बी सी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, और बी डी लंब एसी है कि बीडी लंब एसी बनाया गया है। यदि बीडी बराबर 4 सेंटीमीटर, बीडी बराबर 4 सेंटीमीटर, एडी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो आपको सीडी ज्ञात करना, ये वाला सीडी ज्ञात करना। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हम यहां पर से एक लंब खींचेंगे तो ये दोनों भुजा बराबर होता है हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है और वो ऑप्शन में भी नहीं है। तो कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ये जो आपका लंब का वर्ग होगा यानी कि बीडी का जो वर्ग होगा वो एडी और सीडी के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो बी डी का यानी कि 4 का स्क्वायर और ए डी यानी कि 2 और सी डी हमको निकालना है। और ये 2026 और उसके आने वाले ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यहां पर 2 है, यहां पर सी डी है, ये गुना वाला यहां पर भाग में आ जाएगा और इस तरीके से आप देखते हैं कि सी डी का आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई के बीच की दूरी। तो याद रखिएगा अगर हमारे पास एक वृत्त है और यहां मैंने बना दिया एक स्पर्श रेखा तो इसके समांतर स्पर्श रेखा ऐसे बनेगा। और याद रखिएगा 2 समांतर स्पर्श रेखा एक वृत्त में होता है, एक वृत्त के केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और ये जो 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा उस वृत्त के व्यास के बराबर होती है। तो अगर त्रिज्या यहां पर 5 है तो व्यास का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को कैसे बनाना है। यदि साइन ए बराबर 0.6 दिया हुआ है, यहां पर आप देखते हैं कि साइन ए बराबर 0.6 दिया हुआ है, तो साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं 6/10, दशमलव हटा दिए 1 और 1 0 मिल गया, इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 5। तो हमको साइन ए दिया हुआ है 3/5 और हमको बोला जाता है सेक निकालिए। तो पहले इसको हम लोग लिख लेंगे p/h, साइन ए बराबर p/h होता है तो हम लोग b निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो h का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर, p का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर और हम लोग 25 - 9 करेंगे, यहां पर आ जाएगा 16, यानी कि b का मान आ गया आपका 4। और सेक a बराबर जो होता है वो होता है हमारा h/b। तो h का मान हो गया हमारा 5 और b का मान हो गया हमारा 4, यानी कि 5/4। तो 5/4 ये वाला आंसर है, क्योंकि जब आप यहां पर इसको दोनों को 2 से गुना करोगे तो 10/8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब हम लोग देखते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को। यदि cos a बराबर 1 है और आपको कोण a का मान पूछा गया है, तो cos a अगर इधर लिखा हुआ है तो 1 में 1 का मान आना चाहिए और वैसा cos का मान हो जाएगा cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है।
तो यहां तुलना करेंगे तो a का मान हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहां पर ये ऑप्शन गलत लिखा गया है, तो a का जो मान हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 22 में बोला जा रहा है कि 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो जब हम लिखते हैं 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, तो आप देखोगे यहां से 2 कॉमन निकल रहा है और यहां पर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और आपको फॉर्मूला याद करना होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 और इसका आकृति हम यहां पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। 5 सेंटीमीटर ऊंची उदग्र, उदग्र यानी कि ऊर्ध्वाधर, ऐसे मीनार ऊंचा है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ऊंची मीनार, मीनार यहां पर 5 मीटर है, ठीक है। 5 मीटर यहां पर हमको लिखना ज्यादा उचित लग रहा है, हाँ ठीक है। 5 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार पाद बिंदु से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर, यह भी 5 मीटर दूर एक बिंदु है, पाद बिंदु से 5 मीटर दूर यहां पर क्या है, एक बिंदु है। बिंदु पर से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण पूछा जा रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, मीनार और मीनार के पाद बिंदु से किसी बिंदु की दूरी अगर बराबर है, यानी कि हाइट और डिस्टेंस बराबर है, तो थीटा का मान हो जाता है 45 डिग्री। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा कि यदि मीनार की ऊंचाई और इससे बनने वाला मीनार की छाया की लंबाई बराबर हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तब भी आप याद रखिएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा 45 डिग्री हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 24 को। 24 भी काफी इंटरेस्टिंग और एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। यहां पर लिखा हुआ है टेन 50 डिग्री बटे कॉट 40 डिग्री। तो हम लोगों को ये तो पता है कि हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण हमें पता होता है। 50 और 40 डिग्री का कोण हम लोग 10वां क्लास में तो याद नहीं किए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इसको चेंज करना होगा। टेन चेंज होता है कॉट में, साइन चेंज होता है कॉस में और सेक चेंज हो जाता है कॉसेक में। देखिए सब में को लगा हुआ है, टेन थीटा को टेन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा, सेक थीटा को सेक थीटा, ठीक है। तो टेन जब कॉट में चेंज होगा तो बदले में एंगल को 90 से माइनस करना पड़ेगा। तो टेन जब कॉट में चेंज होगा तो बदले में एंगल को 90 से घटाएंगे, तो 90 में 50 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 40। और यहां पर भी हो गया कॉट 40 और इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसका सही आंसर है 1। आप चाहें तो कॉट को भी टेन में चेंज कर सकते थे, कॉट टेन में चेंज होता है और 90 में 40 घटाते तो 50 आता, तब भी कट करके 1 मिलता। अब हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और इसका मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहा हूं। 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, अगर कभी क्वेश्चन में वृत्त के त्रिज्या का अनुपात दे दे और उसका पूछेगा क्षेत्रफलों का अनुपात, तो सिर्फ आपको अनुपात का वर्ग कर देना है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, खत्म क्वेश्चन। 26 नंबर 42 सेंटीमीटर त्रिज्या, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहां पर एक वृत्त बना दिए और यह हमारा त्रिज्या बन गया है 42 सेंटीमीटर। कितना बन गया, 42 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड, ऐसा शेप को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं, उस त्रिज्यखंड का आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। केंद्रीय कोण कितना है, 30 डिग्री। तो यहां पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास सभी वैल्यू है, केंद्रीय कोण यानी कि थीटा का मान और 42 त्रिज्या यानी कि आर का मान। तो थीटा का मान हम यहां पर लिखेंगे 30 डिग्री बटे 360 डिग्री, 22 बटे 7, आर का मान कितना है 42, 42 गुना 42 और यहां पर देखो ये 0 से 0 कट गया, यहां पर आ जाएगा 12, 7 छक 42, 6 दूना 12, यहां हो जाएगा 11। तो 11 गुना 42 को जब आप गुना करोगे तो आ जाएगा 462, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 को कैसे सॉल्व करना है। आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया 2024 में कि आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। याद रखिएगा। एक शंकु, कुछ अलग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
अगर आपके पास एक शंकु दिया हुआ है, देखिए एक शंकु दिया हुआ है, अगर आपके पास एक शंकु दिया हुआ है और शंकु का आधार आप देखोगे तो आपको वृत्त मिलेगा। यानी कि यहां पर बोला गया है, यहां पर बोला जा रहा है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन अगर आप देखते हैं तो यहां पर मिल रहा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अभी मात्रक को हटा दे रहे हैं। क्या आपको पता है कि शंकु का आयतन क्या होता है? बिल्कुल, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर देखिए ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहां पर हम लोग इसको ऐसे करके लिख लेते हैं। अब यहां पर ये वाला वर्ड आपको समझाते हैं। आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार क्या होता है? वृत्त होता है। तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर आपको दिया हुआ है 314। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आधार का क्षेत्रफल जो था वो 314 था, वृत्त का क्षेत्रफल, और यहां हो जाएगा h और ये हो जाएगा 1570। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? यहां पर हम लोग क्या करते हैं? h निकालने के लिए 1570 लिखने के बाद ये गुना वाला भाग में आ जाएगा और ये जो भाग वाला है वो इधर गुना में आ जाएगा। अब इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि ये आपका कट जाता है 5 बार में। कितना बार में? 5 बार में। जैसे आप देखोगे 5 चौके 20, 2 बचेगा, 5 एका 5, 2 7, 5 दिया 15, और यहां पर इसको गुना कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा ऊंचाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा जो शंकु का आधार का जो त्रिज्या दिया हुआ था वो एक्चुअल में वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ था, जिसको डायरेक्ट इस फॉर्मूला में यूज कर लेना है यहां पर। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, क्योंकि जैसे ही हमारा चैनल ग्रोथ होगा तभी क्या है कि और सभी स्टूडेंट्स को ये सारे वीडियो मिल पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुलक, जो संख्या अधिक बार आ रहा है उसको बहुलक कहेंगे। इसको और अच्छा से बोल सकते हैं, जो प्रेक्षण अधिक बार आ रहा हो उसको बहुलक कहेंगे। तो 2 यहां पर आप देख रहे हैं 3 बार आ रहा है, तो बहुलक यहां पर हो जाएगा 2। जो ज्यादा बार आता है उसको लिखना है, तो यहां पर हो जाएगा 2। अगर बोलता है इसमें 2 का बारंबारता बताइए तब 3 लिखते हैं, लेकिन 2 अधिक बार आ रहा है इसलिए 2 हो गया। 2 सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष यानी कि हेड, अब क्वेश्चन को चेंज कर दिया था कि शीर्ष यानी कि हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अगर आप 2 सिक्का को उछालते हैं, हो सकता है पहला में हेड दूसरा में हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, या हो सकता है पहला में हेड और दूसरा में टेल आए, या फिर दूसरा में टेल और पहला में हेड आए। अब बोला गया है कि दोनों पर हेड आने का प्रायिकता बताइए। तो दोनों पर हेड आने का प्रायिकता, तो सबसे पहले हेड कितना बार आ रहा है दोनों में? 1, और टोटल कितना चांस यहां पर है? 4। कुल परिणामों की संख्या 4 और अनुकूल कितना है? 1, तो आंसर हो जाएगा 1/4। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा 2022 का क्वेश्चन। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।